मेरे प्यारे 11th क्लास के प्यारे टिंगू पोंगू प्यारे बच्चों, 11th क्लास की बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और मैं कहूंगा कि दिल थोड़ा सा थाम के बैठिएगा या दिल को थोड़ा सा स्ट्रांग कर लीजिएगा, क्योंकि अब सेल भी आएगा, टिश्यू भी आएगा और कंफ्यूजन भी, है ना। तो 10th क्लास तक तो बायोलॉजी इजी थी, 11th क्लास में भी यहां पर सब कुछ इजी ही लगने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग कहते हैं ना कि बायोलॉजी रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, इसमें क्या ही है, इस पे रट्टा मारना है, तो इस पहली क्लास के बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है यहां पढ़ाने में बायोलॉजी। और एक और हंसी मजाक वाली बात कर लेते हैं यार, क्या कि कुछ लोग कहते हैं कि रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, तो वो कहते हैं ना, जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं, और जो बायोलॉजी को रट्टा मारने का सब्जेक्ट समझे उसे बेदिमाग कहते हैं। ठीक है, तो दिल पे मत लेना यार। आज की कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर बायो का मतलब भी लाइफ है ना, लिविंग चीजें। और यहाँ पे पहला जो चैप्टर है हमारा 11th क्लास का, वो भी है द लिविंग वर्ल्ड, और ये उसका पार्ट 1 लेक्चर रहने वाला है। इस चैप्टर को हम कवर करवाएंगे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसे ध्यान से पढ़िएगा, डेफिनेटली काफी ज्यादा आपको ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, अरे यार, अगर बायोलॉजी रट्टा मारने का सब्जेक्ट है तो पढ़ने का सब्जेक्ट क्या है ये बता दो, क्योंकि हम हैं लिविंग बीइंग्स और हमें अपने बारे में तो पता होना ही चाहिए, है ना। तो लाइफ लिविंग क्रिएचर्स के बारे में पता तो होना ही चाहिए। तो ये रही कुछ प्यारी प्यारी स्लाइड्स जो कि आपके प्यारे आर्यन सर ने आपके लिए मेहनत करके बनाई है। तो आज देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले बात क्या करेंगे। आज का टॉपिक लिविंग है ना, कौन सी चीजें लिविंग है। मैं दावे से कह सकता हूं जिस तरीके से ये टॉपिक कवर होगा कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। देखिए, लिविंग चीजें आपसे पूछे क्या होते हैं, अभी तक तो आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ लिविंग क्या है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर लिविंग जैसे कि मैं, आपके आर्यन सर, और नॉन लिविंग जैसे कि ये डिब्बी है, जैसे कि ये है ना। तो ये केस है या फिर ये है, ये नॉन लिविंग है। अच्छा, तो लिविंग चीजों को कैसे डिफाइन करोगे। तो जब अक्सर बच्चों से ये पूछा जाता है तो बोलते हैं सर लिविंग चीजें ग्रो करती हैं, तो मतलब मैं ग्रो कर रहा हूं तो मैं लिविंग हूं, मैं ग्रो करना बंद कर गया तो मैं लिविंग नहीं रहूंगा क्या, नॉन लिविंग ग्रो नहीं करती। ठीक है, फिर पूछो तो कहते हैं सर रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। ऐसे ही कुछ डाउट्स हमारे रहते हैं और हम पूरी 11th 12th क्लास पढ़ लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि लिविंग को डिफाइन कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं, यहां आप ध्यान से देखेंगे, व्हाट आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो आप बोलोगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब लिविंग है तो क्यों है, बाकी वाले इसमें क्यों नहीं आएंगे। तो मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज सिर्फ लिविंग क्रिएचर्स के लिए है, तो डेफिनेशन क्या आएगी, आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी एक्सेप्शन, सॉरी एक्सपेक्टेशंस नहीं, विदाउट एनी एक्सेप्शंस, मतलब इनकी कोई एक्सेप्शन ना हो। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, इन सिंपल कह लें, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी, और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखा है इसे चलिए ध्यान से देखते हैं। बोले अर्थ इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सच बात है, अर्थ में अलग अलग तरह के लिविंग क्रिएचर्स हैं और इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी, लिविंग थिंग्स शो सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं जो सिर्फ लिविंग में ही पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में पाए नहीं जाते। साइंटिस्ट ने इन कैरेक्टर्स को पढ़ा और इसकी वजह से उन्होंने लाइफ की डेफिनेशन दी, लिविंग क्रिएचर्स की डेफिनेशन दी।
आज हम कौन से 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिन पे क्वेश्चन आता है। क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है? क्या रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है? क्या मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है? क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनते हैं? और क्या कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस है ना, हमें अगर कोई चीज गर्म लग रही है तो हम क्या करते हैं, हम एसी ऑन कर देते हैं ना, गर्मी का मौसम होगा, हमें कोई चीज अगर मौसम बाहर ठंडा है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, तो ये कॉन्शियसनेस है, ठीक है, मतलब होशो हवास में रहना, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टर को आज हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। तो जो पहला कैरेक्टर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे उसे। पहला और जो कैरेक्टर है वो है ग्रोथ। अब हमारे से कोई पूछे मुन्ना, तो हम बोलेंगे हाँ भाई मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मैं ग्रो करा हूं, ठीक है। प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो करते रहते हैं। ये डिब्बी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रो नहीं करेगी, तो हम बोलेंगे यस ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, सारे के सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। प्लांट्स तो इनफैक्ट इतना ग्रो कर जाते हैं कि रुकते ही नहीं है, उनकी टहनियां काटनी पड़ती है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। एनिमल्स की बात करेंगे, ग्रो करते हैं अप टू अ सर्टेन एज, उसके बाद 19-20 ईयर्स के बाद वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। बट वहीं पे अगर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन भी ग्रो करते हैं, और माउंटेन होते हैं नॉन लिविंग मुन्ना। तो हमने बोला डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। तो भाई ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आ रही है, देयरफॉर ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ से आप लिविंग क्रिएचर्स को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो करती हैं। तो क्या लिखा है? पहली बात तो ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स का नंबर बढ़ जाना, मास का नंबर, मास बढ़ जाना है ना, मास बढ़ जाना, और इरिवर्सिबल है। एक बार कोई चीज ग्रो कर दी, एक बार तुम इतने हो गए, अब तुम वापस से इतने नहीं हो सकते, इधर से इतने नहीं हो सकते, ठीक है। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। सर आपने भी बताया प्लांट में तो ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ रहती है, और एनिमल्स ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक है, उसके बाद ये रुक जाएगी ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ की बात करें तो इनसाइड से होती है, और नॉन लिविंग में जैसे कि ये इसमें आउटसाइड से होती है। अच्छा सर माउंटेन कैसे ग्रो करते हैं? माउंटेन कैसे ग्रो करते हैं? अरे मुन्ना जिन्होंने ज्योग्राफी रखी है उन्हें पता होगा कि ऐसे भी 10 तक तो तुमने पढ़ी है। तो अर्थ के नीचे होती हैं प्लेट्स, इन प्लेट्स को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स, टीपी टीपी। अगर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, सोचिए ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव की और ये ऐसे दबनी शुरू होगी, और यहां से अर्थ जो है वो उठनी शुरू होगी, और इसकी वजह से माउंटेन जो है वो बन जाएगा। तो टेक्टोनिक प्लेट अगर जुड़ेंगी तो वो ऐसे उठनी शुरू हो जाएगी और माउंटेन की फॉर्मेशन होगी, जो कि टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है माउंटेन फॉर्मेशन की, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से माउंटेन बनते हैं, और लगातार जब ये ऐसी जुड़ती रहती है तो साइज ऑफ माउंटेन बढ़ता है। इनफैक्ट अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात कर लें खाली, तो माउंट एवरेस्ट जो है हर साल 0.16 इंच, हाँ आई गेस इतना जो है वो नंबर आप एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा, 0.16 इंच जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। तो माउंटेन भी ग्रो कर रहा है, दैट्स व्हाई ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मजा आया ना? बोलो। जो आपने पहले चैप्टर पढ़ रखा होगा स्कूल में वो थी आम जिंदगी, या ट्यूशन में वो थी आम जिंदगी, ये क्या है? मिंटोज जिंदगी। क्या है? मिंटोज जिंदगी। तो अगर लेक्चर पढ़ने में एक भी बच्चे को मजा आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मजा, क्योंकि मजा जो है ना क्लास में इंटरटेनमेंट रहना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दोगे मिंटोस जिंदगी। और मैं ये बताऊं बच्चों कि ये लेक्चर में कब से रिकॉर्ड करने का सोच रहा था। इनफैक्ट स्लाइड्स बनाने में पहले मुझे टाइम लगा, फिर स्लाइड्स तो रेडी होगी, बट मेरी हेल्थ ने साथ नहीं दिया, मतलब कि कोल्ड हुआ था, कफ थी, अभी भी मैं है, बट मुझे लगा कि नहीं काफी लेट हो रहा है तो ये लेक्चर मुझे डालना चाहिए। अब जो ग्रोथ हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब है रिप्रोडक्शन। अच्छा सर अब आया ना मजा?
रिप्रोडक्शन। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को वापस बना सकते हैं। इस डिब्बी की या इस स्टाइलस की क्या मजाल ये अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दे। तो ये तो कंफर्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं सर, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, कपल्स, है ना। तो कुछ ऐसे कपल होंगे जिनके घर में औलाद नहीं हो पा रही, बच्चा नहीं हो पा रहा, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्या आप उन्हें नॉन लिविंग घोषित कर दोगे? नहीं। तो सर ये तो एक्सेप्शन आ गई। अच्छा, वर्कर बीज का केस भी ऐसा होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस है जिससे स्पीशीज की भी डेफिनेशन आती है, आगे हम पढ़ेंगे कि हाँ, अगर मेल हॉर्स फीमेल डंकी, सर पता चल रहा है हॉर्स की अलग स्पीशीज है, डंकी की अलग स्पीशीज है, ये दोनों अगर आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे तो हॉर्स से हॉर्स करता है, बट अगर हॉर्स से डंकी रिप्रोड्यूस कर जाए, गधा, तुम गधे हो गया ठीक है तो जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है उसको बोलते हैं म्यूल, खच्चर, म्यूल, खच्चर। और ये होता है इनफर्टाइल। तो जो खच्चर होते हैं ना बच्चों, ये आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। और वहीं पे अगर उल्टा केस हो इसका, फीमेल हॉर्स और यहां पे मेल डंकी हो जाए, तो उससे जो बच्चा होगा उसे बोलते हैं हिनी, हिनी, ठीक है। तो ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑफ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, म्यूल, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, मैंने उल्टा कर दिया शायद, है ना, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का जो है वो म्यूल है, और हिनी जो है वो मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का है, ठीक है। इसको देख लेना एक बार ये चीज एक बार देख लेना, ठीक है। सॉरी, मेरी गलती है, मान ली, है ना। ऑल्दो ये लाइव क्लास नहीं है, बट मैं इसको जो है एडिट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई गलती तो इंसान से होती है, ठीक है। इसे आप देख लेंगे। अब आगे चलते हैं, और अगर ये मेरे से गलती हुई तो एग्जाम में आपसे भी हो सकती है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब आ गया मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट जो कैरेक्टर पढ़ने लगे मेटाबॉलिज्म। सर ये मेटाबॉलिज्म क्या है? ये मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी तरह की रिएक्शन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने खाना खाया, हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, खाने से ऑक्सीजन रिएक्ट करी, 10th क्लास में पढ़ा है, रेस्पिरेशन कहते हैं इसे। इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन, वो भी रिएक्शन है। और इस तरह की काफी रिएक्शंस होंगी, एंजाइम्स रिएक्ट करने, कुछ हो रहा है। तो जो सम टोटल ऑफ रिएक्शन, जितनी भी तरह की रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उन रिएक्शंस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब दो तरह की रिएक्शन होगी, या तो A प्लस बी मिलके C बना देगा, कहने का मतलब है दो चीजें जुड़ेंगी, या एक C चीज है ये टूट के A प्लस बी बना देगी। तो मतलब या तो कॉम्बिनेशन है या तो डिकम्पोजिशन है, 10th क्लास के हिसाब से समझे। तो दो तरह की रिएक्शन होती है, जिसमें चीज टूटेगी, कट होगी, वो है कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन वाली। और जिसमें चीज जुड़ेगी वो है एनाबॉलिज्म। अब मुन्ना तुम्हें अगर याद हो फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दो चीजें जुड़ के ग्लूकोज बना रहे हैं, तो वो आएगा एनाबॉलिज्म में। तो फोटोसिंथेसिस पी लिख रहा हूं, वो एनाबॉलिक रिएक्शन है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन, फूड से ऑक्सीजन रिएक्ट तो किया, करते साथ ही खाने को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में तोड़ दिया एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन जो है इज अ काइंड ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी तरह की केमिकल रिएक्शन है उन्हें बोलेंगे मेटा, उस प्रोसेस मेटाबॉलिज्म, एंड ऑल रिएक्शन आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो भाई एनाबॉलिक रिएक्शन होगी बिल्डिंग अप, जिसमें चीजें जुड़ेंगी, ठीक है, जैसे ये था जुड़ के और बड़ा बन गया। और कैटाबॉलिक जिसमें टूटेगी, ओके। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिएक्शंस होती हैं। इस वजह से पहली चीज पढ़ने को आई, दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होगा, नॉन लिविंग में रिएक्शंस वगैरह अंदर बॉडी के नहीं होती, ठीक है। अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सर क्लास 9th में पढ़ा था, कहते थे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और नॉन लिविंग में सेल थोड़ी ना होंगे।
एटम होंगे, है ना, तो वो हमने पढ़ रखा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पूछ लें तो अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट, ठीक है। और प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब आ जाएंगे तुम्हारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कंक्लूजन ये निकला कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो भाई रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो हम नॉर्मली सोचते हैं वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट कैरेक्टर और आज की कक्षा समाप्त हो जाएगी। चलिए, लास्ट है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो क्या कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये हमने चेक करना है ना। तो होशो हवास जिन्हें कहते हैं कि तुम अपने कॉन्शियसनेस में हो या नहीं। तो भाई जितनी भी लिविंग क्रिएचर है, अगर मैं एक गर्म चीज को टच करूंगा, मैं हाथ साइड कर लेता हूँ, तो वो गर्म चीज क्या थी? स्टिमुलस। मैंने ज्यादा साउंड सुन ली, मैंने कान बंद कर लिए, वो क्या थी? जो साउंड ज्यादा आ रही थी वो स्टिमुलस था, और मैंने कान बंद किए, ये क्या हुआ? रिस्पॉन्स। यहाँ गर्म चीज को टच किया, गर्म चीज स्टिमुलस थी, हाथ साइड किया, ये क्या है? रिस्पॉन्स। इस रूम में गर्मी बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूंगा? अगर मैंने जैकेट पहनी है तो मैं जैकेट उतार दूंगा। तो स्टिमुलस क्या था? हीट। रिस्पॉन्स क्या हुआ? जैकेट रिमूवल, ठीक है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स समझ आया? स्टिमुलस होता है हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आना, एनी चेंज इन द सराउंडिंग, उसको बोलेंगे स्टिमुलस। तो भाई स्टिमुलाई किस किस तरह के हैं? हीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाना। अगर मेरी आंखों पे ज्यादा लाइट पड़ेगी तो मैं ऐसे कर लूंगा, रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। पानी का कम हो जाना प्लांट्स में, केमिकल कोई ड्रग भी स्टिमुलस हो सकता है, मेडिसिन भी स्टिमुलस हो सकती है, साउंड भी, टच भी, स्मेल भी, टेस्ट भी, काफी तरह के स्टिमुलस हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे कि 10th क्लास में पढ़ा था, टच मी नॉट, उसको जैसे आप टच करोगे, टच इज अ स्टिमुलस, वो अपने पत्ते फोल्ड कर लेगा। सनलाइट जहां से पड़ती है उस तरफ सनफ्लावर मुड़ जाता है ना। तो लाइट इज अ स्टिमुलस, सनफ्लावर रिएक्ट करता है। कंफर्म हुआ, प्लांट स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं और एनिमल तो भाई करते ही हैं। इवन अगर कोई पर्सन कोमा में भी है ना, तो उसको जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और वो जाके ठीक होता है। तो देखिए, कॉन्शियसनेस क्या है? स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने को ही बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अगर आप अपने कॉन्शियसनेस में नहीं होगे, मैं आपको जितनी मर्जी पिंच करता रहूं, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बोल रहे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस, चाहे बॉडी के अंदर वो स्टिमुलस है चाहे बाहर है, उसको रिस्पॉन्ड हम करते हैं। एनिमल रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई बाय देयर सेंस ऑर्गन। अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? अपने सेंसेस से, सेंस ऑर्गन से, और हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लांट स्टिमुलस को, जैसे कि हाई टेम्परेचर बढ़ जाना, तो स्टोमेटा क्लोज कर देंगे कि वाटर का लॉस ज्यादा ना हो। लाइट इंटेंसिटी का ज्यादा हो जाना, वाटर स्कैर्सिटी के केस में, पानी की कमी होने के केस में स्टोमेटा का क्लोजर करना। तो ये सब चीजें प्लांट भी स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्ड है करते हैं, मैं पहले कंफर्म कर चुका हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स। हम जो भी मेडिसिन वगैरह खाते हैं ना, उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, विच इंटर देयर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वो गई, है ना। इवन अ पर्सन जो कोमा में है, जो मैंने केस आपको बताया, वो भी मेडिसिन को रिस्पॉन्स करता है। ह्यूमन बीइंग इवन की ओनली ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप के अवेयर हैं, देयरफॉर हम अपने आप को सेल्फ कॉन्शियस भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। और हमारा यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो होता है कि कॉन्शियसनेस इज देयरफॉर अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों बढ़िया है, ये मैं स्लाइड आपके लिए खोल देता हूँ, इसको हम समाप्त कर देते हैं। क्या था? बढ़िया ये था कि ग्रोथ पढ़ी, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्रॉस बना दिया। रिप्रोडक्शन पढ़ी, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि माउंटेन भी ग्रो करते हैं, तो एक्सेप्शन आ गई। रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि काफी कपल्स, या हमने हिरनी और म्यूल का केस देखा, वो जो है वो क्या है, अपना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए नॉट अ डिफाइनिंग। ये भी डिफाइनिंग है, ये भी डिफाइनिंग है, ये भी डिफाइनिंग है। तो ये तीन चीजें, आज के बाद कोई पूछे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, किसको लिविंग बोलेंगे, किसको मुर्दा बोलेंगे, तो तुम बोलोगे जो सेल से बने हुए हैं वो लिविंग है, जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है वो लिविंग है, और जो कॉन्शियस है वो लिविंग है। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया हो। बाकी
ऑनलाइन क्लास हम इस चैप्टर की कोशिश करेंगे कि पूरी डाल दें, बच्चों को मजा आया हो तो लिखेंगे मिनटों जिंदगी। अगर ऑफलाइन क्लास की बात करें तो 4 बजे हमारी 4 PM हमारी 11th क्लास जो है वो बैच चल रहा है, ठीक है, जेके बोस और CBSE दोनों के लिए। तो जो भी बच्चे इस लेवल का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं पूरा नोट्स और स्टडी मटेरियल के साथ, वो हमें कॉल कर सकते हैं 7889427760 पर। और मैथ और इंग्लिश की क्लासेस भी 11th क्लास के लिए जो है वो चल रही हैं। आशा करते हैं कि आपको पढ़ाई में मजा आया हो। गुड बाय, टेक केयर।